What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 6 of the GNG 3.0 और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। 4 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, जल्दी से लगा दो अटेंडेंस और 5वें की करते हैं तैयारी। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग और ये है हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं प्लानिंग। अब हमने काम प्लान कर लिया, अब आगे उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज का मतलब सब क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसको क्या काम करना है, कौन किस डिपार्टमेंट में है ये क्लियर होना चाहिए। मतलब बेसिकली जैसे फेयोल ने बोला था ना कि डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, काम बांटोगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा। वही हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। देखो जैसे हमारे घर में काम बटा होता है ना, मम्मी अपना काम कर रही है, पापा अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं घर में बिगाड़ने का, तो सारी की सारी चीजें जो हैं वो बटी हुई हैं, राइट। तो इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में भी काम बटा होता है, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो इस सब प्रोसेस को ही ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग? Organizing can be defined as the process that initiates implementation of the plan। यानी यहाँ पे implementation शुरू हो जाता है by clarifying the jobs, सबको clarity देना कि आपका क्या काम है। वर्किंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है। भाई जब क्लैरिटी होगी तो मुझे पता होगा ना कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मेरे ऊपर कौन काम करता है, मेरे नीचे कौन काम करता है, क्लैरिटी होगी। एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज को भी बांटना फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, ताकि हम गोल्स को अचीव कर पाए। उसके बाद बच्चों जैसे प्लानिंग प्रोसेस था एस डाइज इफ, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है IDAE। IDAE क्या बोलेंगे इसको? IDAE, IDAE। ये हमारा बच्चों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आ जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। बाबा फेयोल की बात मान ली, पहले काम आइडेंटिफाई करो कि काम है क्या। एक बार आइडेंटिफाई हो गया फिर डिवीजन करो कि काम को कैसे बांटना है, कितने फॉर्म्स में बांटना है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्क एंड देन यू नीड टू डिवाइड द वर्क। काम को बांटो, क्योंकि बांटेंगे तभी अच्छे से हो पाएगा। एक अकेला इंडिविजुअल अगर सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा ना बच्चों। तो काम को डिवाइड करना पड़ता है, डिवीजन करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो कि काम क्या है, फिर उसका डिवीजन करो। अब जब डिवीजन करेंगे तो मैंने बोल दिया भैया ये प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सेल होना चाहिए, ये परचेज होना चाहिए, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम यहाँ पे होना चाहिए। तो हम बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं यहाँ पे अब कि प्रोडक्शन जिन जिन को आता है वो सब लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चलो, सेल्स जिन जिन को आता है वो सब लोग सेल्स डिपार्टमेंट में चलो, फाइनेंस जिनको समझता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चलो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में चलो। तो हमने बेसिकली अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सिर्फ काम बांटना नहीं है, विभाग भी बनाने हैं। जैसे आप कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। आपके स्कूल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। उसके बाद हर जगह अलग अलग काम बटा हुआ है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये होगा 3। बेटा ये नीचे लिख दिया गलती से नालायक ने। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज ये 3 नंबर पे आता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब होता है बच्चों कि अब जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं इनको इनकी ड्यूटीज समझाओ कि आपको काम क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाना है, ग्रोथ कैसे सीख करनी है। तो ये तीसरा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटीज असाइन कर दी, फिर इस्टेब्लिश करो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। क्या इस्टेब्लिश करो? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है बच्चों कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं तो मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मेरा बॉस कौन है, मुझे कौन रिपोर्ट करेगा, मेरा सबॉर्डिनेट कौन है। इसको बोलते हैं एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, कि सब कुछ रिपोर्टिंग किसको करनी है, कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट्स है, ये क्लियर करना। तो 4 चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंट्स बनाओ, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट्स किस किस तरीके से बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम दो, एंड देन एस्टैब्लिश करो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ठीक हो गया? परफेक्ट सर। देखो
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क एज पर द प्लान। आइडेंटिफाई करो और काम को बांट दो एज पर द प्लान। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब हम काम बांट देते हैं तो कोई भी काम दो बार नहीं होता और किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होता कि उसी को सारा काम करना है, तो काम बट गया ना बच्चों। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा, विभाग बनाना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स, रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड। मतलब कि मैंने बताया ना कि जो प्रोडक्शन वाले हैं वो प्रोडक्शन में जाओ, सेल्स वाले सेल्स में जाओ, परचेज वाले परचेज में जाओ। उसके बाद बच्चा जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल का क्या मतलब होता है, डिपार्टमेंट्स बनाना काम के आधार पे, ठीक है। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डीसी में जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम के आधार पे बने हुए हैं। एक टीचिंग डिपार्टमेंट है जिसमें सारे टीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो सारा फाइनेंस मैनेज करता है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना। उसके बाद एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सारे स्टाफ की चीज़ें होती हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबका पे आउट कैसे डिसाइड होगा, उन सबके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कैसे डिसाइड होंगे, उनको कैसे करियर ग्रोथ दी जाएगी, उनको कैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, उनकी अगर प्रॉब्लम्स है तो कैसे सॉल्व होगी। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में होता है सारा का सारा। इसी तरीके से एक टेक टीम है, टेक टीम में सारे के सारे इंजीनियर्स बैठे हैं जो ऐप को देख रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, है ना। उसके साथ साथ बच्चों तक कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो सही से नहीं जा रही, वो सारी चीजें हो गई। एक ग्राफिक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है पूरा ग्राफिक्स वाला, जिसमें एडिटर्स बैठे हैं, थंबनेल मेकर्स बैठे हैं, पीपीटी मेकर्स बैठे हैं, नोट्स मेकर्स बैठे हैं। तो ये इस तरीके से काम बटा हुआ है बच्चों, लेकिन किस बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। वहीं पे डिविजनल क्या होता है, ये उनके लिए होता है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, अब रिलायंस देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है भाई। रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस के ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, रिलायंस अब सिनेमा में भी चला गया, जियो स्टूडियोज आ गया, रिलायंस मतलब बहुत सारी चीजें करता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने प्रोडक्ट के आधार पे बनाए होंगे कि ये हमारा हेल्थ केयर, ये हमारा पेट्रोलियम ऑयल की बात कर रहे होंगे, ये हमारा कोई तीसरा प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं डिविजनल। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दे प्रेफर डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको ड्यूटीज देनी है। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स, ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स इज असाइंड अ ड्यूटी। उसको काम देना, और काम देने के बाद लास्ट में एस्टेब्लिश करना, यानी कि ये बताना कि आपकी कितनी पावर्स हैं आपके पास, कितना आपके पास अथॉरिटी है, आपसे ज्यादा किसके पास है, आपसे कम किसके पास है। तो इन द फोर्थ स्टेप, all the individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform. The assignment of the authority results in creation of superior subordinate relationships. इसी से बच्चों superior subordinate relationship बनती है कि कौन superior है, कौन subordinate है, ये clarity आ जाती है। बढ़िया हो गया सर ये तो। इसके बाद we have importance of organizing. क्यों ऑर्गेनाइजिंग इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन वगैरह क्यों करना पड़ता है, इससे क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स भी यही लिखे हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 बाय 1 सारे पढ़ाता हूं, ठीक है। देखो नंबर 1 पे बोल रहा है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको सबसे पहले कौन से फायदे मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन के फायदे मिलेंगे बच्चों। स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, जिसको जो काम आता है ना वो उस डिपार्टमेंट में गया। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पढ़ाना आता है तो मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में बैठता हूं। अब मैं वही टीचिंग कई सालों से कर रहा हूं, तो करते 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 मैं उसमें परफेक्ट हो गया, राइट। तो मेरा इस काम में स्पेशलाइजेशन है। इसी तरीके से जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, जो बेसिकली ग्राफिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो ग्राफिक डिपार्टमेंट में है। तो क्या हर डिपार्टमेंट में हमें स्पेशलाइजेशन आ रहा है? सिंपल सी बात है ना बेटा, हर डिपार्टमेंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में वो लोग बैठ गए जो उस काम में एक्सपर्ट है। अब अगर मैं अकेला सब कुछ करने की कोशिश करता तो कर ही नहीं सकता था। तो स्पेशलाइजेशन कब आता है? जब आपने सही डिपार्टमेंट बना दिए, ग्रुपिंग अच्छे से कर दी और वहां पे वो लोग आ गए जो उसके एक्सपर्ट है ना। तो एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ द टोटल वर्क and not the whole task. Due to this division of work into smaller units and assignment of units according to the qualification, it leads to specialization. ठीक है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है बेटा क्लैरिटी होना
वर्किंग रिलेशनशिप्स में। भाई ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ना सब कुछ बहुत क्लियर होता है कि हाँ आपका क्या काम है, किस लेवल की आपकी पावर्स है, किस लेवल की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ बहुत क्लियर कट बताया जाता है। जब सब बहुत क्लियर कट बताया जाता है तो देयर इज नो डुप्लीकेशन, देयर इज नो केओस, देयर इज नो कंफ्यूजन, कुछ है ही तो नहीं ना, सब तो बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया। जब सब बच्चों बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया तो कहीं पे भी किसी प्रकार की भी कंफ्यूजन है ही नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom ही कैन गिव ऑर्डर, वो किसको ऑर्डर दे सकता है, एंड फ्रॉम whom ही हैज टू रिसीव द ऑर्डर, किससे उसको ऑर्डर लेने हैं। तो इस क्लैरिटी की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि भैया ऑर्गेनाइजिंग में काम अच्छे से चलता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, स्पेशलाइजेशन आता है, दूसरा क्लैरिटी आती है, तीसरा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। भाई मेरा जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हो गए या फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जैसे मशीन वगैरह हो गई, जब प्रॉपरली सारा काम डिवाइडेड है, सबको अपनी ड्यूटीज पता है, सबको अपनी पावर्स पता है, तो वो लोग काम पे फोकस करेंगे, उनको सोचना ही नहीं है कि आज क्या करना है, उनको पहले से ही पता है कि उनका क्या डिपार्टमेंट है, उनको किस चीज में काम करना है। तो आप रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन कर पाते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हो ना, यूटिलाइजेशन कर पाते हो ना। वेस्टेज कब होता है, जब क्लैरिटी नहीं होती, पता ही नहीं है करना क्या है, तो वहां पे रिसोर्स का वेस्टेज होता है। बट जब क्लैरिटी होती है तो फिर बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता। देखो क्या बोल रहा है, द जॉब्स आर असाइन्ड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि आपका काम क्या है। जब वो क्लियरली पता होता है तो देयर इज नो चांस दैट सेम वर्क इज परफॉर्म्ड बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो सेम काम 2 या 2 से ज्यादा लोग करें। तो परफेक्शन के साथ हो जाता है बच्चों का। उसके बाद क्या बोल रहा है, और क्या क्या फायदे हैं। नंबर 4, अडेप्टेशन टू चेंज। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो जहां पे आपने लोगों को उनका काम बहुत क्लियरली समझा दिया, सिखा दिया, पावर्स दे दी कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो अगर अब प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज आ रहा है, सपोज बिजनेस एनवायरनमेंट में लोगों का अप्रोच बदल रहा है कि वो पहले वाला डिजाइन पसंद नहीं कर रहे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बेटा कि वो अपने अनुसार चीजों को खुद बदल दे, है ना। तो जब आप एक्सपर्ट्स लोगों को एक जो जिस चीज में जो परफेक्ट है उसको वही काम दिया जाता है ना। भाई हमने डिपार्टमेंट किस आधार पे बनाए, क्वालिफिकेशंस के आधार पे, परफेक्शन के आधार पे, कि जो जिस चीज में एक्सपर्ट है वो उसको काम दो। तो इससे क्या होता है बेटा कि जब मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूं मुझे वो काम मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि मुझे किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आपको समय के अनुसार बदलना है। मैं खुद समझूंगा कि प्रोडक्शन में अगर बदलाव की जरूरत है तो मैं बदलूंगा, सेल्स में अगर बदलाव की जरूरत है तो मैं बदलूंगा। तो जब रिस्पॉन्सिबल लोग, अपने काम को समझने वाले लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते हो, तो अपने आप बदलना आसान होता है समय के साथ। तो देखो बोल रहा है whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing, these changes can be adapted systematically because organizing creates different departments and group related activities under each department. उसके बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि कंट्रोल करना आसान है, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्रुप्स बन गए, हर ग्रुप का एक ग्रुप लीडर है, जो ग्रुप लीडर बहुत क्लियरली सब कुछ बताएगा, सब कुछ समझाएगा, सारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, फीडबैक लेगा, फिर उस पर काम करेगा। तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। आप देखते हो कि जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आप पुलिस का एग्जांपल ले लो, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल नीचे से शुरू हो जाते हैं, है ना, कि भाई हम कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल के बाद फिर सुपीरियर पोजीशंस हो गई, फिर इंस्पेक्टर्स हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो गए, फिर आईपीएस ऑफिसर्स आ जाते हैं कि जी एएसपी हो गए, फिर एसपी हो गए, फिर एसएसपी हो गए, एसएसपी के बाद फिर डीआईजी, आईजी, डीजीपी, किस तरीके से पोजीशंस बटी हुई है। तो जब बच्चों पोजीशंस बटी होती है ना, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं प्रॉपर्ली, तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना आसान होता है। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट विच लीड्स टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मनी इन द वर्क। सारे एफर्ट्स एक साथ होकर काम करते हैं और काम में हार्मनी रहता है। हार्मनी मतलब लड़ाई झगड़े के चांसेस नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स। भाई अगर एक इंसान वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है। देखो क्या बोल रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अभी आप आगे बढ़ेंगे, डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना बेसिकली, ठीक है। भाई मैं अगर ओवरबर्डन हूं, मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन है और काम करना ही है, तो मैं अपना जो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको बांट दूंगा
मेरे सबॉर्डिनेट्स को, मेरे जूनियर्स को कि यार तुम मेरे लिए ये काम कर दो। तो ऐसे क्या होगा, मेरे को रिलीफ हो जाएगा, मेरा टाइम बचेगा, मैं और क्रिएटिव काम कर पाऊंगा और ज्यादा काम कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है, डेलीगेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बाय डेलीगेटिंग द रूटीन टास्क्स, जितने भी रूटीन टास्क्स होते हैं, मैनेजर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है नए मेथड्स डेवलप करने में, नई चीजों के बारे में सोचने में, और उससे ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब वो जो लोग हैं जिनको मैंने अपना काम दिया, वो शायद उनको वो काम कभी ओरिजिनली करने को ना मिलता, लेकिन अभी करने को मिल रहा है ना, तो उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनका वर्क मोराल डेवलप होगा। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं बेटा प्रॉपर डेलीगेशन के। डेलीगेशन मतलब काम को बांटना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब ये सब कुछ बेटा अच्छे से होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, तो ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से झेल जाएगी। जब आसानी से झेल जाएगी तो ग्रो करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इंपॉर्टेंस सारी की सारी बहुत अच्छे से याद करना आसान है। तुमने समझ ली एक बार, फिर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन लिख लिख के याद करना, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें काफी चीजें मिक्स होने लगेंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रॉपर चार्ट्स बना लो और उन चार्ट्स में एक एक जगह सारे के सारे लिख लो, तो उससे बहुत ईजी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लिख लिख के याद करो। इसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आओ जरा इसके लिए नोट्स पे चलते हैं। देखो बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना आपने काम को बांटा होता है, आपने डिवीजन करा होता है कि भैया काम डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग 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 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग 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 विभाग है, विभाग नंबर 1 2 3 4 5। तो कितने डिपार्टमेंट होंगे, क्या क्या उसमें काम दिया जाएगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर होगा, कौन सा डिपार्टमेंट नीचे होगा, क्या ये पहले से डिसाइडेड नहीं होना चाहिए। जैसे आप घर बनाते हो तो घर में कितने कमरे होने चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, या जो भी आपको घर में चीजें चाहिए, क्या आप वो अपने घर बनाने से पहले उस घर के ब्लूप्रिंट में, उस घर के नक्शे में डिसाइड कर लेते हो, पहले से डिसाइड कर लेते हो ना कि ये घर का नक्शा है जी, इसमें ये चीजें यहाँ यहाँ पे होंगी, तो उससे सब बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होता है। सिमिलरली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो ना बच्चों, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको ये सारी की सारी चीजें पहले से बना के रखनी पड़ती हैं कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, किस तरीके से होंगे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस का मतलब कि जॉब पोजीशंस कितनी होंगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितनी पावर्स होंगी, कितने लेवल्स होंगे, अलग अलग लेवल्स पे, है ना। अब ये सब कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होता है बच्चों ये देख के कि एक सुपीरियर कितने लोगों को आसानी से मैनेज कर पाएगा। भाई सपोज मुझे टीचिंग डिपार्टमेंट में रखा और मेरे से पूछा गया अगर हम आपको और टीचर्स दें तो आप कितने मैनेज करोगे? मैं कहूंगा यार 5-6 कर लूंगा, इससे ज्यादा कैसे करूंगा, मेरा अपना काम भी है, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। तो मैं जितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूं वो मेरे अंडर रख दिए, फिर एक और सीनियर टीचर ढूंढा, उसके अंदर में 3-4 लोग रख दिए, फिर एक और देखा, उनके अंडर में 3-4 लोग रख दिए। तो डिपार्टमेंट किस आधार पे बन रहे हैं कि मैं कितने लोगों को आसानी से मैनेज कर सकता हूं, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि कितनी जॉब पोजीशंस होंगी, डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, ये सब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? It means how many employees or subordinates can be effectively managed by one manager. एक मैनेजर कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, and can be effectively controlled by one superior. कितने लोग एक सुपीरियर के द्वारा इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब बच्चों जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके का हो सकता है। सर कौन कौन सा 2 तरीके का? फंक्शनल, डिविजनल। कौन कौन सा? फंक्शनल, डिविजनल। सर फंक्शनल या डिविजनल का क्या मतलब है? बच्चों फंक्शनल एंड डिविजनल का मतलब है, अभी पीछे भी पढ़ा, जब भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे काम के आधार पे, अगर मैं एक ही प्रोडक्ट बनाता हूं
मेरी कंपनी कितने प्रोडक्ट बनाती है? एक ही प्रोडक्ट बनाती है। तो यहां पे जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो वर्क के बेसिस पे बनेंगे, काम के बेसिस पे बनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बने हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, काम के बेसिस पे। और डिविजनल किसको बोलते हैं? जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं हम, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि मेरा एक जनरल मैनेजर है, ठीक है। जनरल मैनेजर तो बच्चों सबका मैनेजर होता है ना, और जनरल मैनेजर के अंडर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे हट जा भाई, क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब बेटा मेरा एक जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंडर ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं जिनके अंदर इनके मैनेजर्स भी होंगे। भाई यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर होगा, यहाँ पे सेल्स मैनेजर होगा, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर होगा, और यहाँ पे एचआर मैनेजर होगा। इन सब का जो काम होता है बेटा वो एक ही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। मतलब कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, अब आपका स्कूल जो है वो सिर्फ पढ़ाता है, उसका एक ही काम है ना। तो उस स्कूल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। प्रोडक्शन मतलब कि जो बेसिक सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। उनका एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा कि भैया कितने एडमिशन्स हुए, कितने बच्चों ने एनरोल करा। फिनेंस डिपार्टमेंट होगा जो सारा पैसा मैनेज करता होगा। फिर एचआर डिपार्टमेंट होगा जो मेनली जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है, उसका हिसाब किताब रखता होगा। तो जब एक ही डिपार्टमेंट एक ही प्रोडक्ट को देख रहा होता है तो बेसिकली वहां पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आपको एग्जाम में बनाना है ये फंक्शनल में। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है बेटा जो मल्टी प्रोडक्ट है, सर मल्टी प्रोडक्ट मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास जनरल मैनेजर हो गया, और जनरल मैनेजर ने देखा कि सबसे पहले तो 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से 4 डिपार्टमेंट है जी? एक तो कॉस्मेटिक है, मेकअप वेकअप बनाते हैं। उसके बाद गारमेंट्स हैं, उसके बाद स्टेशनरी है, उसके बाद ग्रोसरी है। तो बेसिकली 4 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। कॉस्मेटिक्स भी बनाते हैं, गारमेंट्स भी बनाते हैं, स्टेशनरी भी बनाते हैं, और ग्रोसरी भी बनाते हैं, डेली यूज के आइटम्स भी बनाते हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट्स के आधार पे डिपार्टमेंट बने हैं। अब कॉस्मेटिक के अंदर अपना प्रोडक्शन होगा, अपना सेल होगा, अपना फाइनेंस होगा, अपना एचआर होगा। ऐसे ही गारमेंट का अपना प्रोडक्शन, अपना सेल, अपना फाइनेंस, अपना एचआर। ऐसे ही स्टेशनरी का, ऐसे ही ग्रोसरी का। तो पूरा एग्जाम में चार्ट बनाना, ये डिविजनल का चार्ट है बेटा। डिविजनल में क्या होगा? मेन फोकस प्रोडक्ट्स पे होगा, और फिर उन प्रोडक्ट्स के फर्दर अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। समझे? तो सर फिर फंक्शनल तो यहां भी है, हाँ यहां भी है, लेकिन मेन जो काम है ना, यहां पे जो मेन डिवीजन है वो प्रोडक्ट्स के आधार पे है, इसीलिए इसको डिविजनल बोलते हैं। वहां पे मेन डिवीजन ही फंक्शंस के आधार पे है, इसलिए उसको फंक्शनल बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब कॉमन सेंस से मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो अभी, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मुझे कॉमन सेंस से बताओ आपको क्या लगता है ज्यादा खर्चा किस में होता होगा? फंक्शनल में या डिविजनल में? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, क्या लगता है आपको ज्यादा खर्चा किस में होता होगा? लिख दो जल्दी से पॉज करके, देखता हूं कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है। बच्चों ज्यादा खर्चा जो होगा ना वो इसमें होगा। भाई वहां पे एक ही प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए था, यहाँ 4 प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। 4 सेल्स वाले चाहिए, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। 4 फाइनेंस वाले, 1 2 3 4। फिर 4 एचआर, 1 2 3 4। तुम सोचो सबकी सैलरी, सबके कॉस्ट, अलग अलग कितने सारे खर्चे, है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चलता है। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है? व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड keeping in mind the functions or the jobs, then it is called functional structure। जब आप सारे के सारे functions या सारे jobs को दिमाग में रखते हुए डिपार्टमेंट्स बनाओगे तो उसको फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या होंगे बेटा इसके? अरे
चलो लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। ले लो एक बार, पहले इतने ये पीपीटी लोड हो जाए। बोर्ड भी बेचारा जोर पड़ रहा है इसको भी इतना सारा काम हो रहा है डेली बेसिस पे। देखो बच्चों, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको पता है कि ऑर्गेनाइजिंग से स्पेशलाइजेशन आता है। अब यहाँ पे कौन सा स्पेशलाइजेशन आएगा बेटा? यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आएगा ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है वर्क का स्पेशलाइजेशन। आप जो काम करते हो आपको उसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। सिंस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्फेसिस या फोकस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस, काम पे फोकस किया जाता है, इससे काम में एफिशिएंसी बढ़ती है ना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक ही चीज को बार बार कर रहा होगा। जो लोग फाइनेंस में है वो फाइनेंस की ही बात कर रहे हैं, फाइनेंस पे ही डिस्कशंस कर रहे हैं, पूरे दिन फाइनेंस ही कर रहे हैं, तो उनका फोकस फाइनेंस पे ही रहता है, राइट? तो उनके जो स्पेशलाइजेशन है वो उसी काम में हो जाती है। दूसरा बेटा, कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक ही जैसे लोग हैं तो उनको एक बॉस या एक मैनेजर अच्छे से कंट्रोल या मैनेज कर सकता है। ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटीज, एक जैसी एक्टिविटीज है तो देयर इज इजी सुपरविजन एंड बेटर कंट्रोल। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब बेसिकली एक ही काम को बार बार कर रहे होंगे तो वेस्टेज कम से कम होगा, वेस्टेज कम से कम होगा तो कॉस्ट कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो बोल रहा है इससे आपकी मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट में काम होना, मिनिमम कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब एक बात बताओ, जब काम डिवाइडेड है तो डुप्लीकेशन तो नहीं होगा, एक काम दो बार तो नहीं होगा, तो इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होता। उसके बाद ट्रेनिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि लिमिटेड स्किल्स के लिए ही ट्रेन करना है आपको एम्प्लॉइज को, एक एम्प्लॉय को एक ही स्किल पे ट्रेन करना है। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन के लिए, सेल वाले को सेल के लिए, एचआर वाले को एचआर के लिए, है ना? तो ट्रेनिंग भी इजी होती है और अलग अलग फंक्शंस पे अच्छे से अटेंशन दी जा सकती है। कोई भी 4 पॉइंट्स बेटा तुम यहां से याद रख सकते हो, क्योंकि 4 नंबर से ऊपर में नहीं आता किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, मैक्सिमम 4 ही आता है, तो 4 याद रख सकते हो। इसके डिसएडवांटेजेस लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। सही हो गया? ओके, बढ़िया सर। देखो जरा, सबसे पहला डिसएडवांटेज बोल रहा है इट प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है ना बेटा। देखो, जो प्रोडक्शन वाला है वो सिर्फ प्रोडक्शन को जानता है, उसको बाकी डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है। जो सेल वाला है वो सिर्फ सेल को जानता है, उसको बाकी डिपार्टमेंट का पता ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट पे फोकस करते रह जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पीछे रह जाता है, वो हम भूल ही जाते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, it places less importance to overall organizational objectives. Functional structure places less emphasis on overall objectives than the objective pursued by functional head. मतलब उनका फोकस बस जो फंक्शनल हेड ने बोला है ना उसको पूरा करने में रहता है, उनको ये कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सर अभी तो ऊपर लिखा था कि कोऑर्डिनेशन करना आसान होता है, अब बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेशन मुश्किल है। देखो बच्चों, दो बातें हैं। विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक जैसे लोग हैं तो उनको कोऑर्डिनेट करना इजी है। लेकिन एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं। तो वहां पे लिखा था विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन इज इजी। यहां पे क्या लिख रहा है, ईच डिपार्टमेंट इज स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फंक्शन, सो दे फेल टू अंडरस्टैंड प्रायोरिटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये ध्यान रखना, जहां मेरिट लिखना है वहां विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन की बात हुई है, जहां डीमेरिट लिखना है वहां इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की बात हुई है। ठीक है, तीसरा इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है बच्चों कि आपने अपने एम्प्लॉय को एक ही चीज के लिए ट्रेन करा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, उनको सिर्फ प्रोडक्शन आता है। अब सपोज सेल में भी 5 लोग हैं, उनको सिर्फ सेल आता है। तो अगर सेल वाले 5 बाय एनी चांस स्ट्राइक पे चले जाए, नाराज हो जाए, मैनेजमेंट से छोड़ के चले जाए, तो सेल का काम तो रुक जाएगा। अब अगर प्रोडक्शन को थोड़ी बहुत सेल आती होती तो 5 में से 2 लोग उधर भेज देते, सेल कुछ तो चलती रहती। लेकिन क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं तो फिर आप तो रिजिड हो गए, आपको उन्हें ही वापस लाना पड़ेगा या नए लोग जल्दी से ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज तब तक काम रुक जाएगा। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गई बेटा यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रहा है, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर employees develop narrow perspective as they get training in only one skill. They cannot be transferred to other डिपार्टमेंट्स। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब आपको जब पैसा एलोकेट करना है
तो सेल्स बोलेगा हमें ज़्यादा पैसा दो, HR बोलेगा हमें ज़्यादा पैसा दो, फाइनेंस बोलेगा हमें ज़्यादा पैसा दो, प्रोडक्शन बोलेगा हमें ज़्यादा पैसा दो। तो कई बार लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि पावर किसको ज़्यादा मिलेगी, पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे, इस तरीके की चीज़ों में। उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा नहीं हुआ तो आप किसे जिम्मेदार ठहराओगे? किसकी गलती है? प्रोडक्शन की, सेल की, फाइनेंस की? गलती है किसकी? पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब अल्टीमेटली है तो ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाते हो ना प्रोडक्ट वाइज, तो आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सही से नहीं काम कर रहा, कौन सा प्रोडक्ट सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर उसमें सुधार करते हैं। सही हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास डीमेरिट्स आ जाते हैं फंक्शनल के। बढ़िया सर। डिविजनल कौन सा होगा? ध्यान रखना है, डिविजनल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होना चाहिए। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो फिर प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। जो बच्चों उसके डिसएडवांटेज थे ना फंक्शनल के, वो डिविजनल के एडवांटेजेस हैं बेसिकली, क्योंकि वहां पे जो जो कमियां थी वो इसने पूरी कर दी, ठीक है। जैसे जैसे देखो यहां पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। प्रोडक्ट, वहां पे कौन सा स्पेशलाइजेशन आता था? वर्क स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। यहां पे आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हो, आप जिस प्रोडक्ट में काम करोगे आप उस प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हो, तो यहां पे आपको उस चीज का स्पेशलाइजेशन मिलता है। दूसरा, फास्टर डिसीजन मेकिंग। भाई वहां पे डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता था। क्यों टाइम लगता था? क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से डिस्कस करना, चर्चा करना। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे हर डिपार्टमेंट के पास अपनी पावर है, तो अपने हिसाब से डिसीजंस क्विकली कर सकते हैं। देखो बोल रहा है डिसीजंस आर टेकन मच फास्टर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट्स। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, अभी हमने पढ़ा था ना कि वहां पे पता नहीं चलता कि अगर गोल अचीव नहीं हुए तो किसको पकड़े, किसकी गलती है। यहां तो पकड़ सकते हो कि कॉस्मेटिक अच्छा नहीं चल रहा, फर्नीचर अच्छा नहीं चल रहा, गारमेंट अच्छा नहीं चल रहा, ग्रोसरी अच्छा नहीं चल रहा, कौन सा डिपार्टमेंट में सेल नहीं आ रही, कौन से डिपार्टमेंट में ग्रोथ नहीं हो रही, तो पकड़ना आसान होता है, अकाउंटेबिलिटी इजी होती है। देखो बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैन इजीली बी असेस्ड, और आप उस डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो जो अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बोल रहा है न्यू डिपार्टमेंट्स बहुत आसानी से ऐड किए जा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर डिपार्टमेंट्स, तो ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, देखो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में सेल्स वाले हैं, हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन वाले हैं, तो अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम भी है तो दूसरे से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, तो आप जल्दी से नए लोग भी ला सकते हो, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या क्या होंगे बच्चों? लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। नंबर 1, सबसे पहला डीमेरिट, पैसा बहुत चाहिए। ये तो मैंने आपको शुरू में ही वीडियो पॉज करके लिखवाया था ना कि ज्यादा खर्चा किस में आएगा, इसमें। ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज, हर डिपार्टमेंट को सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट यूनिट के तरीके से काम करना है, तो सबको अपना पैसा भी चाहिए, सिंपल सी बात है। इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है बेटा, ये इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? ये डिसएडवांटेज दोनों में कॉमन है कि जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो जितने भी लोग उन डिपार्टमेंट्स में हैं वो बस अपने डिपार्टमेंटल गोल्स पे फोकस करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं, कैटर ही नहीं करते। आगे क्या बोल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही बेटा कि रिसोर्सेज का कॉन्फ्लिक्ट, किसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, किसको कम पैसा मिलना चाहिए, उस पर लड़ाई झगड़ा होगा और कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इसके जैसा है, सेम पॉइंट। परफेक्ट। लो बच्चों, एक डिफरेंस है, ये आप याद करोगे आज अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आधा चैप्टर हमारा हो गया खत्म, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब जितने भी अगले चैप्टर्स हैं, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, ये दो दो पार्ट्स पे होंगे। कंट्रोलिंग एक ही में हो जाएगा, छोटा सा है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, ये दो दो में होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ही में हो जाएगा, छोटा सा है। क्योंकि देखो हमें साथ साथ याद भी करने हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही दिन में तुम्हें पूरा चैप्टर कराऊं और तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाए, तुम्हें और भी सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। तो धीरे धीरे आसानी से करके चलो। आज कौन सा डे है? डे 6 है, तो तुम 5वें चैप्टर तक पहुंच गए हो, और क्या चाहिए? ऐसे ही प्रिपरेशन होती है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ऐसे ही होता है अच्छे से 100 नंबर की तैयारी। तो करते चले जाओ, अभी हमें बहुत कुछ करना है। पहले तुम पोर्शन खत्म करो, फिर केस स्टडीज है, PYQs है, मल्टीपल चीजें हैं, तो तुम पहले एक बार तैयारी पूरी रखो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।